बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर जो है वो लीनियर कम्बिनेशन, लीनियरली डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और स्पैनिंग सेट के हवाले से होगा। तो हम एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखें कि ये 5 वेक्टर्स हैं R3 में। R3 के वेक्टर का मतलब क्या है कि आपके पास R3 आपने पढ़ा हुआ है, R2 और R3। तो R3 के जो जनरल एलिमेंट्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? R3 का जो जनरल एलिमेंट वो इस टाइप का होता है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में A, B एंड C। यानी जब भी हम R3 का कोई एलिमेंट लिखेंगे तो इस तरह का होगा। तो मैंने ये किया है कि यहाँ पर 5 वेक्टर्स ले लिए हैं R3 के, और इन वेक्टर्स को हम क्या करेंगे, इन वेक्टर्स को हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि कुछ स्केलर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं A1 को 2 ले लेता हूँ, A2 को मैं -1 ले लेता हूँ, A3 3 ले लेता हूँ, A4 0 ले लेता हूँ और A5 को 1 ले लेता हूँ। अब मैंने पहले वेक्टर को A1 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना है। दूसरे वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई किया, तीसरे को 3 से, चौथे को 0 से, पांचवें को 1 से। तो सिंपल हमारे पास जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ी थी वेक्टर्स की, हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टेप ये है कि हम इनको ऐड कर लें। किन को ऐड कर लें? ये हमारे पास जो नए वेक्टर्स आए हैं, इन स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद तो मैं ये कर लेता हूँ कि मैं अब फाइंड आउट कर लेता हूँ क्या A1, मसलन मैंने जो वेक्टर लिए थे उनको मैंने V1, V2, V3, V4 और V5 कहा था। तो मैं मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3 प्लस A4 V4 प्लस A5 और V5। अब ये मेरे पास V1 से लेकर V4 तक ऊपर और V5 तक जो है वो मेरे पास ऊपर एलिमेंट्स दिए हुए हैं। A1 से लेकर A5 तक मैंने ये रख लिए, इनको इनसे मल्टीप्लाई किया तो ये नए वेक्टर्स आ गए। अब इन सबको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास एक वेक्टर, नया वेक्टर आ जाएगा। और वेक्टर किसका होगा? वो वेक्टर हमारे पास होगा ज़ाहिर है R3 का। और वो कौन सा वेक्टर आया है? वो ये वेक्टर आया है 11 -1 एंड माइनस। अब इसको कहते क्या हैं? इसको हम कहते हैं लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स। ये जो मेरे पास 11, 1 और -2 आया, ये आया कैसे? ये हमारे पास 5 वेक्टर्स थे, V1, V2, V3, V4, V5। उनको मैंने 5 स्केलर से अलग अलग मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड किया, मेरे पास ये वेक्टर आ गया। तो इस सूरत में हम क्या कहते हैं कि 11 -1 एंड -2 इज़ द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स V1 टू V5। एक और एग्जांपल ले लेते हैं और उसके बाद हम फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। मसलन मेरे पास ये 4 मैट्रिसेस हैं, 2x2 के मैंने मैट्रिसेस ले लिए। हमने पढ़ा हुआ है कि मैट्रिक्स जो है वो सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस जो हैं वो क्या बना देते हैं? वो बनाते हैं वेक्टर स्पेस बनाते हैं। तो ये मेरे पास 4 मैट्रिसेस आ गए, A1, A2, A3, A4। मैंने C1 को 1 रख लिया, C2 को 2 रख लिया, C3 को -1 रख लिया, C4 को 4 रख लिया। अब ऊपर में A1, A2, A3 ले रहा था स्केलर्स को, यहाँ में C1, C2, C3, C4 कह रहा हूँ, ठीक है। ऊपर हमने वेक्टर्स को V1, V2, V3, V4, V5 कहा था, यहाँ में A1 से A4 तक कह रहा हूँ। तो इसका मतलब हमारे पास चॉइसेस है कि हम वेक्टर्स को क्या नाम दे देते हैं, स्केलर को क्या नाम दे देते हैं। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि पहले स्केलर को पहले वेक्टर से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँगा। 2 को जो है वो मैं, यानी सेकंड स्केलर को मैं सेकंड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँगा, थर्ड को थर्ड से, 4 को 4 से। मेरे पास क्या होगा? जो सिंपल मैट्रिक्स की स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, मेरे पास ये 4 मैट्रिक्स नए मैट्रिसेस आ जाएंगे। अब ये जो 4 नए मैट्रिसेस आ रहे हैं हमारे पास, हम क्या करेंगे? इनको ऐड करेंगे। इनको ऐड करेंगे, हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा? हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ये वाला। अब यहाँ पर देखें कि मेरे पास ये जो C1 A1 प्लस C2 A2 प्लस C3 A3 और प्लस C4 और A4, तो इसका मतलब ये हुआ मेरे पास, अगर इन टर्म ऑफ हम वेक्टर स्पेस बात करें तो मैं कह देता हूँ कि मेरे पास एलिमेंट्स थे V1, V2, V3 एंड V4, ठीक है। यही जो मैं जिन मैट्रिसेस को मैंने A1, A2, A3, A4 कहा, मैं कह रहा हूँ कि ये 4 हमारे पास वेक्टर थे किसी भी वेक्टर स्पेस के, यानी मैट्रिसेस थे हमारे पास सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस के। मैंने क्या किया कि स्केलर ले लिया, इस 4 स्केलर ले लिए, C1 फिर C2
प्लस C3 प्लस C4। तो मैंने क्या किया, मैं 4 स्केलर ले लिए। मैंने पहले वेक्टर को पहले स्केलर को से, दूसरे वेक्टर को दूसरे स्केलर से, तीसरे वेक्टर को तीसरे स्केलर से, चौथे वेक्टर को चौथे स्केलर से मल्टीप्लाई किया, फिर उनको हम ऐड किया। एंड पे हमारे पास एक और वेक्टर आ गया V। वो कौन सा, यहाँ पर है ये। तो इसका मतलब आप हम ये कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स 2 9 1 3 है, दिस इज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द मैट्रिसेस A1 A2 A3 एंड A4। ठीक है, तो इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है लीनियर कम्बिनेशन की वो क्या है कि लेट वी बी द वेक्टर स्पेस। हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस होती है, उसके कोई हम n एलिमेंट्स ले लें, जैसे एक में मैं 5 ले लिए, एक मैंने 4 ले लिए, 100 ले लें, 1000 ले लें, जो मर्जी ले लें। तो हमारे पास n वेक्टर्स होंगे। जब हम इन वेक्टर्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस AN VN या C1 C2 या K1 K2 व्हाट्सएवर, आप स्केलर्स को अपनी मर्जी से नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास कुछ इस तरह के स्केलर्स हों कि हम पहले स्केलर को पहले वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, दूसरे स्केलर को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, अप टू सो ऑन, nth वाले को n से, और फिर इनको हम ऐड कर लें, तो इसके बाद जो हमारे पास जो वेक्टर बनेगा नया वाला वेक्टर, ठीक है, ये ज़ाहिर है किसी v के बराबर आएगा। जैसे अभी मेरे पास ऊपर R3 के हमने एलिमेंट लिए थे, तो एंड पे ये R3 का एक एलिमेंट आया था। हमने 2x2 के मैट्रिसेस लिए थे, ये 2x2 का एक मैट्रिस आया था। तो हम कहते हैं कि दिस एक्सप्रेशन, ये जो A1 V1 प्लस A2 V2 है प्लस AN VN है, इसको हम कहते हैं लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स V1 टू VN। जबकि A1 से लेकर AN तक मेरे पास क्या है, स्केलर से। तो अगर आपको लीनियर कम्बिनेशन की समझ आ जाएगी तो उसके बाद आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट और स्पैनिंग सेट समझ आ जाएंगे। ये चीज़ें आपको समझ आएंगी तो आपको फर्दर जो हमारे पास टॉपिक्स हैं लीनियर अलजेब्रा के, वो आपको इजीली समझ आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि ये लीनियर कम्बिनेशन। अब अगर हम सपोज करें इस लीनियर कम्बिनेशन को 0 के बराबर रखें, लीनियर कम्बिनेशन को क्या करें, 0 के बराबर रखें। मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर बल्कि इसको हम सबसे पहले थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से देख लेते हैं, बाकी हम प्रूव बाद में करें। अब यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे आप, वो आप क्या होता है, बाजुकात ऐसा होता है जैसे मेरे पास ये वेक्टर V1 है, ये वेक्टर V2 है, ये वेक्टर V3 है और ये वेक्टर V4 है। 4 वेक्टर मैंने ले लिए R3 के ही, आप R2 के ले सकते हैं, R4 के ले सकते हैं, Rn के ले सकते हैं। मैंने ये सिंपल एग्जांपल इसलिए रखी है ताकि आपको चीज़ें समझ हो, ज़्यादा आसान भी ना हो, ज़्यादा मुश्किल भी ना हो। इसकी जगह आप मैट्रिक्स रख सकते हैं, इसकी जगह आप पॉलिनोमियल रख सकते हैं, इसकी जगह आप फंक्शन रख सकते हैं। ठीक है, इसकी जगह आप डिफरेंट काइंड ऑफ जो हमने सब स्पेसेस पढ़ी हैं उसके एलिमेंट्स रख सकते हैं। तो R3 के मैंने एक एलिमेंट ले लिए हैं 4। अब यहाँ पर आप देखें कि मैंने V4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, या बेशक V4 को इसको एंड पे ले जाएं। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको यहाँ पे कंफ्यूज करती हो तो हम इसको ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिख लेते हैं। मैं कह देता हूँ -2V1 प्लस 3V2 माइनस 5V3 प्लस V4, ये आ गया 0 के बराबर। ये किसके बराबर आ गया, 0 वेक्टर के बराबर। तो इसका मतलब है हमारे पास बाज़ औक़ात ऐसा पॉसिबल होता है कि हम ऐसे स्केलर ढूंढें जिनको मैं इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करूं, इससे मल्टीप्लाई करूं, थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई करूं, फोर्थ को 4 से मल्टीप्लाई करूं, फिफ्थ को 5th से, एंड अप टू सो ऑन। लेकिन जब हम उनका लीनियर कम्बिनेशन लें तो वो 0 वेक्टर आ जाए। वो क्या आ जाए, 0 वेक्टर आ जाए। तो फिर ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट है। ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। यानी अगर हमारे पास स्केलर्स ऐसे मिल जाएं जो नॉन ज़ीरो हों, सारे ज़ीरो ना हों, और उनका लीनियर कम्बिनेशन 0 के बराबर आ जाए, तो हम कहते हैं कि वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं। मैं दोबारा से बात आपको बता रहा हूं कि अगर हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स हों V1 V2 V3 Vn, और हमारे पास इस तरह के नॉन ज़ीरो स्केलर्स आ जाएं C1 प्लस C2 C2 प्लस V2 प्लस अप टू सो ऑन Cn Vn, और ये 0 के बराबर आ जाए, ये क्या आ जाए, हम कंडीशन क्या लगा रहे हैं कि ये जो कांस्टेंट हैं ये सारे 0 ना हों, नॉन ज़ीरो हों, और लेकिन स्टिल उसका लीनियर कम्बिनेशन 0 के बराबर आ जाए। 0 का मतलब है 0 वेक्टर। अगर ये मैट्रिक्स में होगा तो 0 मैट्रिक्स होगा, अगर ये R2 का एलिमेंट है तो 0 0 0 0 होगा, R3 का एलिमेंट है तो ये 0 0
ज़ीरो होगा अगर पोलिनोमियल होगा तो ज़ीरो पोलिनोमियल होगा। ये एक्चुअली ज़ीरो वेक्टर उस वेक्टर स्पेस का ज़ीरो है, तो हम इसको क्या कहेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट कहेंगे। जैसे कि हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर v1, v2, v3 एंड v4 क्या हैं, वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 1, यहाँ -2, यहाँ 3 और यहाँ -5, यानी मेरे पास यहाँ c1 -2 है, c2 मेरे पास 3 है, c3 मेरे पास -5 है और c4 मेरे पास क्या है, 1 है, कि इनके लीनियर कम्बिनेशन जब हमने लिया इन वेक्टर्स का तो ज़ीरो वेक्टर आ गया। इसी तरीके से अगर हम फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तीन, यहाँ मैंने ऊपर 4 रखे थे, नीचे यहाँ पर 3 मैट्रिक्स और 3 वेक्टर्स हैं R3 के। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, अब यहाँ पर आप देखें कि सिंपल सी बात है कि अगर मैं C1 को 2 रख लूँ और C2 को -1 रख लूँ और C3 को 1 रख लूँ, तो जब इसका मैं लीनियर कम्बिनेशन फाइंड आउट करूँगा तो मेरे पास क्या जवाब दे दिया, इसने 0। ये मैंने स्टेप वाइज इसलिए कैलकुलेट किए हुए हैं ताकि, हालांकि ये तो सिंपल वेक्टर एडिशन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये तो आपको आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये तो मेरे ख्याल में 9th-10th में भी आप इसको इन चीज़ों को पढ़ते हैं, तो ये आसान चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने इनको डिटेल में इसलिए सॉल्व किया हुआ है ताकि आपको पता चल जाए कि आता हो क्या रहा है। तो जब हमने इनको सबको ऐड किया, ऐड करने के बाद हमारे पास क्या जवाब आ गया, 0 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले जो 3 मैट्रिक्स वेक्टर्स हैं v1, v2 और v3, ये भी क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको फॉर्मली डिफाइन करें तो क्या डिफाइन करेंगे। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ एक और एग्जांपल है मैट्रिसेस की, b1, b2, b3 हमने मैट्रिसेस ले लिए और यहाँ पर आप देख लें कि b3 - b1 - b2, यानी यहाँ हमने c1 को -1 रखा है, c2 को भी -1 रखा है और c3 को भी, c3 यानी b3 का कोफिशिएंट वो भी 1 है। तो ये जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया, अब इनको क्या किया मैंने, अब देख लें यहाँ के मैंने ये b3 है, b3 में से मैं क्या माइनस कर रहा हूँ, b1 - b2। तो ये आप सिंपल मैट्रिक्स एडिशन करके देख लें तो ये 0 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। इस 0 का मतलब क्या है, इस 0 का, ये जो 0 है इसका मतलब है 0 0 0 एंड 0, ये आप कैलकुलेट करके देख लें। तो इसका मतलब है ये वाले जो b1, b2 और b3 ये भी लीनियरली डिपेंडेंट हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास स्केलर्स नॉन ज़ीरो आ रहे हैं। कौन से स्केलर, b1 का कोफिशिएंट -1, b2 का कोफिशिएंट -1, b3 का कोफिशिएंट 1। तो ये मेरे पास तीनों कांस्टेंट जो है 1 1 और 1 -1 और -1। असल में ये जो चीज़ लिखी हुई है एक्सप्रेशन, इसको अगर हम ऐसे करके लिखें तो ज़्यादा आसानी है, b1 - b2 + b3 = 0, ठीक है। तो अब हमें पता चला कि c1 जो है वो -1 था, c2 जो मेरे पास वो -1 था और c3 मेरे पास 1 है। तो तीनों नॉन ज़ीरो हैं। हमारी कंडीशन ये है कि कोई एक भी नॉन ज़ीरो अगर हो तब भी वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो क्या बनती है कि अ सेट ऑफ वेक्टर्स v1 से vn इन अ वेक्टर स्पेस v इज कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स नॉट ऑल ज़ीरो। इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स नॉट ऑल ज़ीरो, यानी वो सारे ज़ीरो ना हो, सच दैट देयर लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू, ठीक है। इनमें से कुछ ज़ीरो भी हो सकते हैं, इनमें से क्या हो सकता है, कुछ ज़ीरो भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर R2 का मैं एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं। मैं कह देता हूं कि जी 1 2 एक वेक्टर रख लेता हूं, दूसरा वेक्टर मैं रख लेता हूं फॉर एग्जांपल मैं 2 मैं -3 और -6 रख लेता हूं, ठीक है। और उसके बाद मैं v3 रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल 1 1, v4 रख लेता हूँ 4 -1, ठीक है। ये मैं कोई भी वेक्टर रख रहा हूँ। अब यहाँ मैं इसका लीनियर कम्बिनेशन लिखना चाहता हूँ। इसका मैं लीनियर कम्बिनेशन लिख रहा हूँ कि मैं ये करता हूँ कि इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 3 से, तो 3v1 + v2, ठीक। और उसके साथ में कहता हूँ +0v3 + 0v4 इज इक्वल टू, अगर आप निकालेंगे तो ये भी 0 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने एक्चुअली ये जो दो वेक्टर लिए हैं ये मैंने एक दूसरे के मल्टीपल लिए हैं।
तो अब होगा कि हो क्या रहा है, तो इसको मैं जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आ गया 3 और 6, इसको इसमें जब मैंने ऐड किया तो ये हो गया 0 0। अब देखें ये दो तो 0 थे, ये कांस्टेंट मैंने C4 और C5 खुद से ही 0 रख लिया, लेकिन फिर भी मेरे पास ये दो जो कांस्टेंट है वो नॉन जीरो थे। तो ये जो उसने कहा है कि नॉट ऑल जीरो, इसका मतलब है कि ये सारे जीरो नहीं होने चाहिए। खैर हम लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं, वहां से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी क्योंकि वो इसके अपोजिट है। तो ये तो हमारे पास यहाँ बात आ गई लीनियरली डिपेंडेंट की। क्या बताए डेफिनेशन है कि सेट ऑफ वेक्टर्स जिनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर हो और स्केलर सारे 0 ना हो। उसके बाद हमारे पास है लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट से पहले हम उसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखें वेक्टर मेरे पास v1 है, v2 और w1 है, w2 और w3 है। अब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन निकालें। अब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन निकालें, आप देखेंगे कि ये सिर्फ एक ही सूरत में इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 होगा, जब तीनों स्केलर 0 होंगे। आप इसका सोल्यूशन निकाल के देख लें। ये जो मेरे पास लीनियर कॉम्बिनेशन मैंने लिखा है, यानी इसने ज़रा यहाँ से नीचे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बना दिया, वो खैर हम देखते हैं एट एंड ऑफ द लेक्चर कि आप लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट को प्रूव कैसे करते हैं। तो ये मैंने 3 वेक्टर लिए, इन 3 वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन में 0 के बराबर रखा और मैंने ये कहा है कि ये 0 सिर्फ एक ही सूरत में होगा, जब मेरे पास a1, a2 और a3 तीनों 0 होंगे। a1, a2 और a3 तीनों 0 होंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई भी केस नहीं है। यानी इस केस में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मेरे पास a1, a2, a3 में से सब कोई से दो या कोई एक नॉन जीरो हो और उसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो जाए। तो इस सूरत में हम क्या कहते हैं कि अगर ये कंडीशन हो कि लीनियर कॉम्बिनेशन अगर 0 है तो सूरत सिर्फ एक ही सूरत हो कि तमाम स्केलर 0 होंगे, तो फिर हम कहते हैं कि ये वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब मैट्रिसेस एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास ये दो मैट्रिसेस हैं C1 और C2। अब यहां पर देख लें कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन सिर्फ एक ही सूरत में 0 होगा, अगर दोनों स्केलर 0 होंगे। अगर दोनों नॉन जीरो हों या दोनों में से कोई एक भी नॉन जीरो हो, तो ये इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। नीचे और एक एग्जांपल है, आप देख लें। हमारे पास 3 वेक्टर हैं। अब यहां पर आप देखें नोट्स में जो चीजें मैं प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं नोटेशनें डिफरेंट रख रहा हूं, स्केलर्स की नोटेशन डिफरेंट रख रहा हूं, मैं वेक्टर्स को डिफरेंट नाम दे रहा हूं ताकि आप लोग इन नोटेशन में ना फंसें। मैं कहीं C1, C2, C3 रख रहा हूँ, कहीं मैं A1, A2 कर रहा हूँ, कहीं मैं स्मॉल A1, A2, 3 कर रहा हूँ, कभी मैं V1 कह रहा हूँ, कभी मैं W1 कह रहा हूँ। तो एक्चुअली हमारे पास जो चीज़ें आपने समझनी है वो ये है कि सेट ऑफ वेक्टर्स हैं किसी वेक्टर स्पेस के और कुछ स्केलर से। हम एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरे स्केलर को दूसरे वेक्टर से, फिर तीसरे स्केलर को तीसरे वेक्टर से, अप टू सो ऑन। फिर हम उनका सम ले लेते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। जो नया वेक्टर आता है उसको लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं ऑफ दैट वेक्टर्स। फिर हम ये करते हैं कि उस लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 के बराबर रखते हैं। हमारे पास दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं, या तो ये होगा कि हमारे पास स्केलर्स नॉन जीरो आएंगे। स्केलर्स क्या आएंगे? नॉन जीरो आएंगे, यानी हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन तो 0 के बराबर है, लेकिन स्केलर्स में से कम कोई एक ऐसा मौजूद है जो नॉन जीरो है, तो हम उसको कहते हैं लीनियरली डिपेंडेंट। लेकिन अगर हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर हो और सिर्फ एक ही सूरत में हो कि स्केलर सारे 0 हों, किसी नॉन जीरो स्केलर के लिए वो लीनियर कॉम्बिनेशन कभी 0 के बराबर ना आता हो, उसे हम कहते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन हमारे पास फॉर्मली क्या है? अ सेट ऑफ द वेक्टर्स का लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस इज 0। ये भी हम बात करेंगे कि ये एक्चुअली जब आप इन चीज़ों को देखते हैं, जब आप इसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे, हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आएंगी और होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आएंगी। तो जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमने पढ़ा था, हमने कहा था कि उसकी 3 पॉसिबिलिटीज हैं। या सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यूनिक होगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और इनफाइनाइट होगा, या फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं सेट ऑफ सिस्टम ऑफ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो उसमें ट्रिवियल सॉल्यूशन यानी 0 0 हमेशा ही एग्जिस्ट करता है। तो फिर हमारे पास 2 ही केस होंगे कि या सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा यानी तमाम स्केलर 0 होंगे,
या फिर उसके अलावा भी सोल्यूशन होगा। तो अगर सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन हो उन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का तो हम कहते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, अदरवाइज वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाती है। ये अगर आपको बात समझ नहीं आई है तो आपको अभी मैं जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के थ्रू करवाऊंगा तो आपको बात समझ आ जाएगी। लेकिन अभी तक आपने यह समझने की कोशिश करनी है कि लीनियर कॉम्बिनेशन को जब हम जीरो के बराबर रखते हैं, अगर स्केलर सारे जीरो हों, सिर्फ एक ही कंडीशन हो कि स्केलर सारे जीरो होंगे तो तब ही वो जीरो के बराबर होगा, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, वरना लीनियरली डिपेंडेंट। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेनिंग सेट। स्पेनिंग सेट क्या होता है? अब यहां पर आप देखें ये एक सेट एस लिखा है 1 1 0 0 1 1 1 0। अब यहां पर आप देखेंगे एक चीज कि आप R3 का कोई भी एलिमेंट ले लें, R3 का कोई भी एलिमेंट आप ले लेंगे तो होगा क्या कि वो इस सेट S के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखा जाएगा। S3 का और R3 का हर एलिमेंट इस S के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ऐसी सूरत हो तो हम कहते हैं कि ये स्पेन करता है R3 को। जैसे हम ग्रुप थ्योरी में पढ़ रहे थे, हमने कहा था कि जैसे कि हमने ग्रुप पढ़ा था, चलें सिंपल सी बात थी 1 - 1 अयोटा एंड माइनस अयोटा। हमने कहा था इस ग्रुप का हर एलिमेंट अयोटा की पावर्स में लिखा जा रहा है, अयोटा इंटू अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा क्यूब इंटू अयोटा 4। ठीक है, तो ये जी का हर एलिमेंट इसकी पावर्स में है, अयोटा 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 स्क्वायर -1 आ गया, अयोटा क्यूब माइनस अयोटा आ गया, अयोटा 4 1 के बराबर आ गया। तो ये चारों एलिमेंट एक्चुअली अयोटा की पावर्स हैं। तो हम कहते थे कि ये अयोटा से जनरेट होता है। अब इसी चीज को हम यहां पर लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास V1 फॉर एग्जांपल V1 V2 V3 तीन वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो इनके तमाम लीनियर कॉम्बिनेशंस, इनके तमाम लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब है C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 एंड V3। अब C1 और C2 C3 की मैं एक वैल्यू रखूंगा, मेरे पास एक वेक्टर आ जाएगा, उसको मैं सपोज करें W1 कह देता हूं। फिर मैं C1 C2 C3 की वैल्यू चेंज करूंगा, मेरे पास एक और वेक्टर आ जाएगा। जैसे वहां मेरे पास अयोटा था, अयोटा की मैंने पावर ली तो दूसरा एलिमेंट आ गया, अयोटा की पावर मैंने 3 ली, एक तीसरा एलिमेंट आ गया, अयोटा की पावर मैंने 4 ली तो एक चौथा एलिमेंट आ गया, अयोटा की पावर मैंने 5 ली तो वो ज़ाहिर फिर वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि मैं इसका एक लीनियर कॉम्बिनेशन लूंगा, मेरे पास एक नंबर आ जाएगा। मैं कांस्टेंट्स की वैल्यू को तब्दील कर दूंगा, मेरे पास W2 आ जाएगा। कांस्टेंट की वैल्यू को मैं तब्दील करूंगा, मेरे पास W3 आ जाएगा। कांस्टेंट्स की वैल्यू को मैं तब्दील करूंगा, मेरे पास W4 आ जाएगा। अप टू सो ऑन चलता जाएगा, चूंकि कांस्टेंट्स जो हैं वो तब्दील होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे। हमारे पास W1 W2 W3 W4 आते जाएंगे। तो जब इनके तब्दील होने से मेरे पास एक लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है, और वो सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन एक नया सेट आ जाएगा। वो जो नया सेट आएगा वो मैं कहूंगा कि वो जो नया सेट है वो क्या है, वो स्पेन ऑफ दिस है। जैसे हमने वहां वर्ड यूज किया था जनरेटेड बाय अयोटा, यहां पर भी यही बात है कि हम कहते हैं कि ये जो नया हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये V में लिख लेता हूं या W लिख लेता हूं, ये जो नया सेट मेरे पास आया जो कि इनके तमाम इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशंस थे, तो हम ये कह सकते हैं कि ये W जो है इस सेट से जनरेट हो रहा है, इस सेट से जनरेट हो रहा है। ग्रुप थ्योरी में जनरेशन का मतलब क्या था कि हम A पर बार बार एक ऑपरेशन लगा रहे थे, फिर हम इसके 3 एलिमेंट पर सेम ऑपरेशन लगा रहे, फिर चौथा दफा इसको 7 ऑपरेशन लगा रहे थे तो नए एलिमेंट आ रहे थे। यहाँ पर क्या है, यहाँ लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यहाँ क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है, यानी हम C1 C2 और C3 की वैल्यू या C4 जितने भी नंबर्स हैं उन सबको चेंज करते जा रहे हैं। हमारे पास एक सेट आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं इस पूरे सेट को मैं क्या कहूँगा, स्पेन ऑफ, सपोज इसको मैं S कह रहा हूँ, ठीक है, इस सेट को, तो स्पेन ऑफ S, या मैं कहूँगा कि S स्पेन W, या W इज स्पेन बाय S।
तो ये हमारे पास स्पैनिंग सेट की डेफिनेशन है। स्पैनिंग सेट की डेफिनेशन क्या है? जैसे यहां पर मेरे पास ये सेट एस था, मैं ये कह रहा हूं कि R3 का हर एलिमेंट इन तीन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखा जा रहा है। जैसे 1 - 1 अयोटा माइनस अयोटा जो हमारे पास ग्रुप था उसका हर एलिमेंट अयोटा की पावर में लिखा जा रहा था, इस तरह से हम यहाँ क्या कहते हैं कि R3 का हर एलिमेंट इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखा जा रहा है। उसके अलावा अगर हम देखें, थोड़ा सा टेस्ट चेंज करते हैं, मैट्रिसेस और R3 से निकल आते हैं, हम पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन लेते हैं। अब ये देखें, ये मेरे पास एक सेट है जिसमें तीन एलिमेंट हैं, एक 1 है, एक x है और x स्क्वायर है। अब यहां पर आप देखें कि सेट ऑफ ऑल पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री लेस आर इक्वल टू 2, P2 यानी जो हमारे पास है सेट ऑफ ऑल पॉलिनॉमियल ऑफ द डिग्री लेस आर इक्वल टू 2, उसका हर पॉलिनॉमियल जो है वो हमारे पास इस फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी इन तीन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर लिखा जाएगा। मतलब C1V1 प्लस C2V2 प्लस C3 एंड V3। मतलब V1 मेरे पास 1 है, V2 मेरे पास यहां x है और V3 मेरे पास क्या है, x स्क्वायर है। इसको इसने ABC कह दिया, मैं C1 C2 C3 कह देता। अब क्या हो रहा है, अब यहां पर ये जो C1 C2 C3 की वैल्यू रख लें। मिसाल के तौर पर मैंने कहा है C1 प्लस मैं कह देता हूं C2x उसके बाद मैं कह देता हूं प्लस C3 और x स्क्वायर। ठीक हो गया। ये यहां पर 1 चलेंगे, 1 भी साथ लेंगे। ये जो मैंने ब्लू कलर आपके पास 1x x स्क्वायर, ये मेरे पास क्या है, ये इस सेट S के एलिमेंट्स हैं। C1 C2 C3 क्या, ये जो मैंने डिफरेंट कलर दे दिए हैं ये मेरे पास स्केलर हैं, इन स्केलर को तब्दील करते जाए। बस मैं C1 को -1 रख लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा -1, C2 को मैं 0 रख लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 0, C3 को मैं रख लेता हूँ 5, मेरे पास आएगा 5x स्क्वायर। देखें ये एक पॉलिनॉमियल है डिग्री 2 का। मैं C3 को 0 कर लेता हूँ, C2 को 1 कह देता हूँ, C1 को 5 कह देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 5 + x। अब इसकी डिग्री 1 है तो ये एटमोस्ट 2 का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो गई, उससे छोटी हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो सेट ऑफ पॉलिनॉमियल्स हैं सारे वो इन तीन एलिमेंट्स से जनरेट होते हैं, यानी वो इन तीन एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर लिखा जा रहा है हर पॉलिनॉमियल। तो इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि P2 इज स्पेन्ड बाय 1x और x स्क्वायर, या ये जो मेरे पास 1s और x स्क्वायर है जिसको मैं s कह देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं कह सकता हूँ कि s स्पेन P2 या P2 इज स्पेन बाय s या स्पेन ऑफ s इज इक्वल टू P2। तो ये तीनों आपने टर्मिनोलॉजीज याद रखनी है। So what is the formal definition? Let V be the vector space and S from V1 to Vn a subset of V. The set S is called the spanning set of V if every vector in V can be expressed as the linear combination of the vector in S. The set of all linear combination of the vector S is called span of S and it is denoted by span of S। वही बात होगी जो मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है कि स्पेनिंग का मतलब क्या है, एक सेट ऑफ वेक्टर्स है जिससे सेट V का, यानी जो हमारे पास वेक्टर स्पेस V है, वेक्टर स्पेस का V का हर एलिमेंट जो है वो उससे जनरेट हो रहा है। जनरेट इन द सेंस कि उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर लिखा जाता है। अच्छा जी, ये तो बात आ गई, इनकी तो डेफिनेशन आ गई। ज़ाहिर आपको एग्जाम में ये तो नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज द लीनियरली इंडिपेंडेंट, व्हाट इज द लीनियरली डिपेंडेंट, व्हाट इज द स्पेनिंग सेट। आपका जो टेस्ट का फॉर्मेट है वो MCQs टाइप है। वो आपको क्वेश्चन देंगे, आप ये जो पिछले PSC का हुई थी मेरे ख्याल में साइंस टीचर्स के लिए, उसमें इसके क्वेश्चन थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज
लीनियरली इंडिपेंडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट, इस तरह का कुछ था। तो आप चेक कैसे करेंगे जो सेट ऑफ फंक्शंस हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, लीनियरली डिपेंडेंट हैं या स्पेन करते हैं किसी भी वेक्टर स्पेस में। इसका एक तरीकाकार है। उसका तरीकाकार क्या है? सबसे पहले आपको जो वेक्टर्स दिए होंगे आपने वो वेक्टर देख लेने हैं कि वो किसके, वो R3 के हैं, वो P2 के हैं, वो मैट्रिसेस हैं, वो फंक्शंस हैं, क्या है जो भी हमने डेफिनेशनें पीछे पढ़ी हुई सब वेक्टर स्पेसेस की एग्जांपल्स जो देखी हुई उनमें से किसके एलिमेंट्स। हम करते क्या हैं कि उनका लिखते हैं लीनियर कॉम्बिनेशंस, और लीनियर कॉम्बिनेशन को हम लिखते हैं 0 के बराबर, यानी हम होमोजीनियस लीनियर कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। अब यहाँ पर उसने देखें v1 v2 v3 वेक्टर लिया है। v1 को हमने जर्नल एलिमेंट का a1 a2, जैसे ऊपर 1 0 0 0 -1 2 1 1 जो भी था, इस तरह के 3 वेक्टर्स या पोलिनोमियल में होंगे तो पोलिनोमियल में जैसे हमारे पास वेक्टर था 1x x² होगा। अगर मैट्रिसेस होंगे तो ऊपर हमने मैट्रिसेस 2 × 2 के देखे हैं वो होंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये जो x1 v1 + x2 v2 + x3 v3 = 0 रखेंगे। अब ये जो x1 x2 x3 है ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट के तौर पे हम यहाँ पर ले रहे हैं। ये क्या रहे हैं, हम कांस्टेंट के तौर पर हम ले रहे हैं, और ये जो कांस्टेंट है वो c1 c2 c3 है था, अभी हमने x1 x2 x3 कह दिया। यहां से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा, और उन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मैंने अभी बात की थी कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसका एक सोल्यूशन लाजमी एग्जिस्ट करेगा और वो 0 0 होगा। हमने चेक किया करना है कि क्या इसके अलावा भी इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। हमने जो काम करना है वो ये करना है इस सूरत में कि हमारे पास इस तरह का क्या बन जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशंस बनेंगे और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ जाएंगी। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहाँ से आएंगी? जब मैंने x1 को मल्टीप्लाई किया v1 से जैसे ऊपर था, तो वो मेरे पास क्या बना, x1 a1 x2 a2 x3 एंड a3। इसी तरीके से जब मैंने x2 को v2 से मल्टीप्लाई किया, ये c1 c2 भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड वेक्टर आ जाएगा। जब हम उनको ऐड करेंगे, ज़रा पहले कंपोनेंट को हम पहले में ऐड करेंगे, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, a2 x1, और फिर इसी तरीके से तीसरे वाले में आ जाएगा a3 x1 या x1 a3। तो जब मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास पहला कंपोनेंट जो आएगा वो क्या आएगा, इसका बन जाएगा। अगर आपको ये बात मुमकिन ना समझ आए, ये मैं बात ये कर रहा हूँ, जैसे मेरे पास ये वेक्टर है ना, ये v1 ये v2 v3 था, इसको जब मैं x1 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको जब मैं x2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मैं x3 से मल्टीप्लाई करूंगा, होगा क्या, x1 इन तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x2 इन तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x3 इन तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद जब हम ऐड करेंगे तो इसका जो पहला कंपोनेंट बनेगा वो मेरे पास बनेगा a1 x1 प्लस b1 b1 x2 और प्लस c1 x3, ये पहला कंपोनेंट आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड वालों को ऐड करेंगे, सेकंड और थर्ड इस साइड पे मेरे पास 0 0 है, जब हम उसको 0 0 के बराबर रखेंगे तो मेरे पास 3 इक्वेशनें आ जाएंगी। ये जो पहला कंपोनेंट है वो भी 0 के बराबर, दूसरा भी और तीसरा भी, तो उससे ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनी है। उससे हमारे पास क्या बनी है, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन गई है। फिर हम क्या करेंगे, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालेंगे। कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालने के बाद हम ये करेंगे कि इसको हम एचलन या रिड्यूस एचलन फॉर्म में ले जाएंगे। गॉस एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, रो ऑपरेशन लगाकर आप इसको क्या करेंगे, एचलन फॉर्म में ले जाएं। रिड्यूस एचलन में भी ले जा सकते हैं, लेकिन वहाँ लेके जाना इतना ज़रूरी नहीं है। आप इसको एचलन फॉर्म में ले जाएं और इसको सॉल्व कर लें। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास x1 x2 और x3 की वैल्यूज आएंगी। अगर वो सिर्फ 0 0 आ रही हैं, वो सिर्फ 0 0 आ रही हैं, सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन आ रहा है, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, वरना वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। सिंपल सादी सी बात है। अब ये हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को पढ़ा हुआ है कि इसको एचलन फॉर्म में लेके जाके कैसे करते हैं। अब इसमें एक आसान सा तरीका कार ये है कि जब इसे एचलन फॉर्म में ले जाएंगे, ये इस मैट्रिक्स को फॉर एग्जांपल, तो मेरे पास सपोज करें कि ये 2 जो रोज हैं इसकी नॉन जीरो थी, लेकिन तीसरी रो पूरी की पूरी 0 हो गई,
तो अब इस सूरत में क्या होगा, यानी वो ज़ाहिर हम आगे जब जाएंगे ना तो हम पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स का रैंक क्या हो तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, खैर यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर ये एक रो ज़ीरो हो जाती है सारी, तो इसका मतलब अब मेरे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो 2 हैं और वेरिएबल 3 है, तो इसका मतलब है कोई हम तीसरा पैरामीटर इंट्रोड्यूस करेंगे तो इस सूरत में इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में ले जाकर हमारे पास वो वाला केस बन जाता है कि तीनों की तीनों रोज जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, तीनों की तीन रोज क्या आ जाती हैं, नॉन ज़ीरो आ जाती हैं, तो वहाँ से हमारे पास ज़ाहिर है अगर सपोज करें मेरे पास यहाँ x3 था तो x3 ज़ाहिर इस साइड पे तो ज़ीरो ही है, वो ज़ीरो आएगा। फिर यहाँ ऊपर हम वापस पुट करेंगे तो यहाँ से x2 भी ज़ीरो आ जाएगा, फिर बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो x3 भी ज़ीरो आ जाएगा। तो इस सूरत में हमारे पास ये लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा और लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और स्पेनिंग सेट का तरीकाकार क्या है कि स्पेनिंग सेट में भी हम ये करेंगे कि इस साइड पर हम 0 0 नहीं रखेंगे बल्कि यहाँ हम जर्नल एलिमेंट रखेंगे। मसलन अगर R3 का एलिमेंट है तो R3 का मैं कोई जर्नल एलिमेंट रख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रख लेता हूँ V1, इधर रख लेता हूँ V2 और इधर रख लेता हूँ V3। तो हम उसको 0 0 के बराबर नहीं रखेंगे बल्कि हम जर्नल एलिमेंट के बराबर रखेंगे। तो जर्नल एलिमेंट के बराबर रखने के बाद हमारे पास ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स आएगा, हम यहाँ सिंपल और सिंपल इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। सीधा साधा क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर इसका डिटरमिनेंट जो है वो 0 हो गया तो हम कहेंगे वो स्पेन नहीं करता, इसका मतलब उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अगर इसका डिटरमिनेंट नॉन ज़ीरो होगा तो हम कहेंगे कि ये जो आपके पास सेट ऑफ वेक्टर्स थे ये इस वेक्टर स्पेस V को क्या कर रहे हैं, स्पेन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल तरीकाकार था। क्या करेंगे मैं दोबारा से बता देता हूँ कि हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट के लिए हम वेक्टर स्पेस का लीनियर कम्बिनेशन को 0 के बराबर रखेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, उसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे, उसको एचेलॉन फॉर्म में लेके जाके सॉल्व करेंगे। अगर सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, नहीं आएगा तो लीनियरली डिपेंडेंट। जैसे ये एग्जांपल उसने दी है V1 V2 V3, तो ये एग्जांपल जो हमने बनाई हुई है V1 V2 और V3 है, इसमें आप देख लें इसका लीनियर कम्बिनेशन हमने बनाया, उसको 0 के बराबर रखा। आपने सिंपल ये करना है कि ये x1 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास आएगा x1 2x1 और 3x1, ये आ जाएगा 2x1 3x1 x1, ये मेरे पास आएगा x1 x1 और 0। तो इस तरह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जब बनेंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये ज़रा ये जो पहले कंपोनेंट को आप अलग से ऐड करेंगे, सेकंड को अलग से, थर्ड को अलग से 0 0 के बराबर रखेंगे तो मेरे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। अब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने बनाई, इस लीनियर इक्वेशन से हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ गया। कोफिशिएंट मैट्रिक्स को जब हमने एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये डिटेल में हम पढ़ के आए हुए हैं, तो एचेलॉन फॉर्म में जाके यहाँ देखें तीसरी रो 0 होगी। अब जब तीसरी रो 0 हो गई है तो इसका मतलब है कि सेकंड रो, इसको जब मैं दोबारा इक्वेशन में कन्वर्ट करूँगा तो ये मेरे पास आएगा x1 + 2x2 + x3 = 0, और नीचे मेरे पास आया -x2 - x3 = 0। जब बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो जाहिर बात है मेरे पास यहाँ पर मुझे किसी एक को पैरामीटर के देना पड़ेगा, या x3 को मैं t कह देता हूँ, तो फिर x2 और x1 की वैल्यू इन टर्म ऑफ t आ जाएगी, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन है। लिहाजा हमारे पास क्या हुआ कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। लेकिन क्या आपके पास इतना टाइम होगा पीएससी में इनको सॉल्व करने का कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है? इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि किस तरीके से हमें सेट ऑफ वेक्टर्स देखकर उसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हों कि हमें पता चल जाए कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है और लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, स्पेनिंग सेट के वाले से मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी, उसको हम किसी जनरल एलिमेंट के बराबर रखेंगे और हम सिंपल क्या करेंगे, इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स को, सिंपल कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हम क्या कर देते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो बनेंगी उनको हम सॉल्व करेंगे, और अगर वो डिटरमिनेंट उसका निकालेंगे, अगर डिटरमिनेंट 0 है तो क्या हो जाएगा, वो अगर डिटरमिनेंट जो है वो 0 है तो उसका मतलब है मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं है। इन्वर्टिबल नहीं है तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो वो स्पेन नहीं करेगा, वरना स्पेन करेगा। अच्छा, इसके तरीकाकार ये है, आसान सा तरीकाकार है, ऊपर वाले केस में भी इस वाले केस में भी। ठीक है, कि हम करते क्या हैं कि ये जो पहला वेक्टर है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पहला वेक्टर आ गया, अब यहाँ पे देखें इस पहले वेक्टर को उसने पहला कॉलम बना दिया। ठीक, दूसरे वेक्टर को हम क्या करेंगे, दूसरा कॉलम बना देंगे, तीसरे वेक्टर को हम तीसरा कॉलम बना देंगे। यानी हम चूँकि ज़ाहिरी बात हम क्वेश्चन तो कर नहीं रहे, हमें तो जितना जल्दी हो सके हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है या
डिपेंडेंट है, तो फिर उस सूरत में हम करेंगे क्या, हम बिल्कुल क्विकली चीज़ों को देखेंगे। तो उसका तरीकाकार क्या होगा कि जितने वेक्टर दिए हुए हैं मोस्टली ही होंगे, आपको 3 वेक्टर दिए होंगे R3 के, या R2 के वेक्टर दिए होंगे या R3 के वेक्टर दिए होंगे, इससे ज़्यादा वो हाई लेवल की चीज़ें नहीं देते। तो आपने करना क्या है कि पहले वेक्टर को पहले रो में रख लेना है, दूसरे वेक्टर को दूसरी रो में रख लेना है और तीसरे वेक्टर को तीसरी रो में रख लेना है, और इसको आप एचलन फॉर्म में ले जाएं। क्या करें, एचलन फॉर्म में ले जाएं। एचलन फॉर्म में लेके जाके देख लें कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, और स्पेनिंग के लिए आप सिर्फ इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। इसके अलावा भी टेक्निक्स हैं, वो क्या हैं, वो ये हैं कि खैर वो चूँकि लेक्चर लंबा हो जाता है तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियर डिपेंडेंट वाला लेक्चर आप कंप्लीटली कर लें, उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिक्स बताऊँगा कि हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन दिए हुए हों तो उसमें से लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कैसे हम सॉर्ट आउट करेंगे बगैर चीज़ों को सॉल्व किए, बगैर इसको एचलन और रिड्यूस एचलन फॉर्म में लेके जाने के, या फिर चीज़ें। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो ये कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इनको आप देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर वी एंड v1 एंड v2। अब यहाँ पर आप देखें कि v1 प्लस v2 ये भी लीनियर कम्बिनेशन है, 2v1 प्लस -3v2 ये भी लीनियर कम्बिनेशन है, a v1 प्लस bv2 ये भी लीनियर कम्बिनेशन। तो लीनियर कम्बिनेशन का मतलब क्या था कि हमने इसको स्केलर से मल्टीप्लाई करा है, इसको स्केलर से मल्टीप्लाई करना और ऐड करना है। तो यहाँ हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। द सेट इन R इज लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, नॉट स्पेनिंग नन। तो ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट क्यों है, ये भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, मैंने कहा है कि अगले लेक्चर में मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा, चीज़ें बताऊंगा, कुछ ऐसे वेल नोन सेट्स बताऊंगा जो हमेशा ही लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, जो आपको देखते ही पता चल जाएंगे। ठीक है, और ये मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जिससे आपको लिए आसानी हो जाएगी। उसके बाद सेट ऑफ द 4 वेक्टर इन R n इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट, बेसिस नन। तो ये मेरे पास लीनियरली डिपेंडेंट होगा। 4 वेक्टर्स R3 में क्यों लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, ये बात आपको पता चलेगी जब आप बेसिस और डायमेंशन पढ़ लेंगे। तो इससे नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगी वो बेसिस और डायमेंशन पे होगी, और बेसिस और डायमेंशन के में आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट और स्पेनिंग सेट्स के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाएंगी। तो उसके बाद फिर आप बेशक वो लेक्चर लेने के बाद आप जो है ये सारे MCQs अटैम्प्ट कर लें। सो आज के लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने लीनियर कम्बिनेशन, स्पेनिंग सेट, लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट, ये 4 चीज़ें पढ़ी हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं। और इसमें हम आपने ये करना है कि इन चारों कंसेप्ट को डीपली चीज़ें देखनी हैं। एग्जांपल्स जो मैंने आपको यहाँ बुक में दी हुई हैं, और इसको भी आप सॉल्व करें, और अगर आपसे हो सके तो आप इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स करके देखने की कोशिश करें कि किस तरीके से हम लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट और स्पेनिंग सेट्स को देखते हैं। क्योंकि ये आपके पास अभी ये समझ लें कि फाउंडेशन है। इससे नेक्स्ट जो लेक्चर हमारे पास बेसिस और डायमेंशन है, और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट, स्पेनिंग सेट, बेसिस, डायमेंशन में से आपके PSC में क्वेश्चन कंफर्म है। अगर आप प्रीवियस लेक्चर आप पेपर्स उठाकर देख लें, बेशक आप साइंस टीचर वाले देख लें या फिर आप अगर लेक्चरर के भी देख लें, तो उसमें ये क्वेश्चन लाजमी आए होते हैं। इसलिए आपने इन कंसेप्ट को सही तरीके से करना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो इसके नीचे कुछ कमेंट वगैरह भी कर दिया करें, पोस्ट को लाइक भी कर दिया करें, क्योंकि या अगर आप इसमें कोई फीडबैक देना चाहते हों तो लाजमी नीचे कुछ ना कुछ लिखा करें, एटलीस्ट लाइक किया करें या कुछ ना कुछ किया करें, ताकि पता चले कि आप लोग लेक्चर देख रहे हैं और आपको चीज़ें समझ आ रही हैं।